नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर एक नई शुरुआत करने जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, एजुकेशन बायर एक नई शुरुआत करने जा रहा है जिसमें 1000 प्लस हम एमसीक्यू बात करेंगे हिस्ट्री पर। किस पर बात करेंगे? हिस्ट्री पर। और इस हिस्ट्री में हम तीनों पोर्शन को कवर करने का प्रयास करेंगे जिसमें एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। हालांकि हमने टॉपिक वाइज मॉडर्न हिस्ट्री के 1000 प्लस क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए गए हैं। आप वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर मेरी ही थंबनेल आपको मिलेगी और मॉडर्न हिस्ट्री के वहां पर एमसीक्यू करके थंबनेल लगी हुई है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। इसकी लगभग 13 क्लास मैंने उपलब्ध कराई हैं। इनको एमसीक्यू की अपनी वैल्यू है सर। हमने केवल एमसीक्यू के माध्यम से आंसर क्वेश्चन देखने हम आंसर क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं, बल्कि हम ऑप्शंस को भी एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, जी हाँ, एमसीक्यू के साथ साथ आपका यहाँ पर रिवीजन भी होता है। एमसीक्यू तो आप करोगे, परंतु इसके साथ में आपका रिवीजन भी होता है। जी हाँ, आपने स्टूडेंट्स सही सुना। समय ना गवाते हुए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, परंतु जो स्टूडेंट्स नए आए हैं तहे दिल से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा, जितना हो सके एजुकेशन बायर परिवार को सपोर्ट कीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स इसके ऑलरेडी पहले से सदस्य हैं उनका भी मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से उनका भी स्वागत है। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं, देखते हैं समय ना गवाते हुए पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें क्वेश्चन जो ले रहे हैं हम एंसेंट हिस्ट्री से ले रहे हैं, परंतु हम उससे पहले कुछ आपको दृश्य दिखा देते हैं ताकि आप इसको समझ सकें। ये आपको दिख रहा है मोहनजोदारो। क्या मिल रहा है आपको? ये आपको मोहनजोदड़ो का एक चित्र हम लेकर के आए हैं। आई होप आपको ये चीज़ें विजिबल हो रही होंगी। ठीक है, इसको आप देखिएगा। इसके साथ साथ एक और हमने चित्र लिया है, आप देखोगे ये एक और हमने चित्र लिया है। ये भी एंसेंट, आप देखोगे वर्ल्ड फैक्ट है, ये भी एंसेंट इतिहास से रिलेटेड है। ठीक है, विभिन्न वहाँ के स्ट्रक्चर को दर्शाया गया है। इन सब के अलावा एक और हमने चित्र लिया है, आप देखोगे एक और हमने चित्र लिया है। ये भारत का नहीं है, ये भारतीय सभ्यता का नहीं है, ये आप देखोगे मिस्र की सभ्यता का है। ये यहाँ पर घर दिखाए गए हैं, सीढ़ी इस तरीके से ऐसे रहा करते थे लोग, ये सारी चीज़ें। मतलब कि यहाँ पर आप देख रहे हो जीना बना रखा है। ये एक ही घर से आप देखोगे यहाँ से मार्ग है। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखिए क्या है मसला। इस चित्र को थोड़ा समझिएगा गाइज। देखो इस चित्र को देखिएगा, यहाँ पर ये रोड है सर, ये यहाँ पे इधर जीना जा रहा है, यहाँ से गेट है, हम इस गेट में धसे, इस गेट से अंदर आगे। अब इसी गेट से आप कहाँ पहुँचोगे? आप देखोगे इस मकान में आप पहुँच जाओगे। ठीक है, और इधर से आप इधर चले जाओगे, फिर यहाँ पर एक मकान में पहुँच जाओगे। इसी गेट से आप क्या करोगे? आगे चले जाओगे, इधर पहुँच जाओगे, और इधर से फिर इधर जा रहा है। तो ऐसे यहाँ पे एक मेन रोड है सर, ये मेन रोड है। ये यहाँ से मेन रोड इधर है, ये आप देख लो मेन रोड है, ये इधर मेन रोड है, उधर रोड जा रहा है। तो इस तरीके से ये आपको देखने के लिए मिल रहा हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ आपको, पहला क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स एक मेरी क्लास के अपने रूल रेगुलेशन हैं, क्योंकि हर एक टीचर के पढ़ाने के अपने तरीके होते हैं, बट मेरा भी एक स्पेशलाइज्ड एक तरीका है। इसको आप फॉलो कीजिएगा, इससे आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। आप बिलीव कीजिएगा, मेरे पे विश्वास कीजिएगा। चलिए समय ना गवाते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आप भी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िएगा, अन्यथा मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि मैं बहुत आराम से फास्ट वे में नहीं करता हूँ। मैं कोई भी बच्चों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में, अपने भाई बहन के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। जितना हो सकता है मैं उसमें 100% देने का प्रयास करता हूँ। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। ये कह रहे हैं प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या है था। मतलब मेहरगढ़ के बारे में पूछ रहा है, क्या था। ऑप्शन नंबर ए, बोलन घाटी में एक नप्पाफाण का स्थल। बी, दिल्ली के सुल्तानों का कब्रिस्तान। सी, दक्कन क्षेत्र में एक राज्य। डी, राजस्थान में एक किला। वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने राइट आंसर बताया होगा। कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो मेहरगढ़ था, ये बेलन घाटी में स्थित एक नप्पाफाण स्थल था। कौन सा था? नप्पाफाण स्थल था। ये दिल्ली सल्तनत, कब्रिस्तान, दक्कन का एक राज्य नहीं। ये बी सी डी गलत है, जबकि पहला ए ठीक है। क्यों ठीक है सर इसका?
ये इसलिए ठीक है, आप देखोगे भारतीय उपमहाद्वीप को आप पढ़ते हैं, प्राचीन भारत में आप देखोगे जो बस्ती है उसमें मेहरगढ़, जो कि आज का ये जो मेहरगढ़ पड़ता है स्टूडेंट्स, अगर आज की आप प्रेजेंट टाइम की बात कर लो, ये आज के पाकिस्तान बोले तो बलूचिस्तान वाले रीजन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा आपको? पाकिस्तान के रीजन में, एक पाकिस्तान से सटा हुआ एक क्षेत्र है जिसको बलूचिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बलूचिस्तान बोलते हैं। इस बलूचिस्तान में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा मेहरगढ़, ठीक है। और ये कौन सी नदी है? बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। ये जो नदी है सर, आप देखोगे ये घाटी बोला है ना, तो बोलन नदी यहीं पर है, ये इसके किनारे अवस्थित है। लगभग 7000 ईसा पूर्व वर्ष ये माना जाता है, बहुत पुराना है, ठीक है। इन सब के अलावा नवपाषाणकालीन संस्कृति की बात कर लें तो ये विकसित थी, और मानव न केवल खाद्य पदार्थ उपभोक्ता वरन ये उत्पादक के लिए भी, और कृषि फर्म पशुपालन से पूर्ण रूप से ये लोग परिचित हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन, मतलब आप देखोगे डिसाइफर किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज वुलर, बी जेम्स प्रीसेम्स, सी मैक्स मूलर और डी विलियम जोन्स। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। इजी सा क्वेश्चन है। सम्राट अशोक के, आप देखोगे राजा देश के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले किसने इसको डिसाइफर किया था? तो वो थे जेम्स प्रीसेप। जेम्स प्रीसेप ने सबसे पहले किया था। अगर हम इनके बारे में जान लें, जेम्स प्रीसेप ने कब किया था, कैसे किया था, तो आप देखोगे 1837 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करती थी, तो उसके एक आधिकारिक पद पर नियुक्त थे। तो 1837 में विलियम बेंटिंग का शासनकाल था। 1837 में आप देखोगे उस समय इन्होंने ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, और ब्राह्मणी खरोष्ठी लिपियों का उपयोग कर सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों का भी इन्होंने देखा है। अशोक के गिन्नार अभिलेख की अगर हम बात कर लें, उसके शिलालेख का अध्ययन करा था उन्होंने, यूनानी शासकों नामों की खोज की, और प्रीसेम्स यह जानकारी प्राप्त हुई थी अभिलेखों और सिक्कों, आप देखोगे प्रियदर्शनी अर्थात एक तरीके से सुंदर मुखी आकृति वाले राजा के नाम से, क्योंकि अशोक को क्या कहा जाता है? प्रियदर्शनी के रूप में भी जाना जाता है। इन सब के अलावा सम्राट अशोक के राजा देश सबसे पहले विकृत जेम्स, आप देखोगे प्रिंसेप्स नहीं पढ़े थे, उसके बाद में तो कई आए थे, जिसमें आप देखोगे फर्यूसन था, कनिंग था, एड टॉमस था, वॉल्टेयर लिएटिन था, डॉक्टर आप देखोगे बहुदाजी थे, राजेंद्र लाल मिश्रा, ऐसे अनेक जो पुरा लिपिबद्धों ने, भारतीय लिपिबद्धों ने आदि ने इस पर काम किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, सम्राट अशोक के जो राजा देश हुआ करते थे, जिसको शिलालेख स्तंभलेख कहते हैं, लघु बृहद शिलालेख कहते हैं, ये जो थे ये कई भाषाओं में थे। आपसे कई बार पूछ लेता है खरोष्टी में, केवल खरोष्टी में थे? नहीं, ये खरोष्टी में थे, ब्राह्मणी में थे। किस में थे? खरोष्टी में थे, ब्राह्मणी में थे, पाली में थे, प्राकृत में थे। इन सब के अलावा प्राकृत में नहीं थे, पाली में थे और अरामाइक में थे। किस में थे? और अरामाइक में थे। तो इन भाषाओं में ये क्या थे? इनके अभिलेख लिखे जाते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। आइए, क्वेश्चन है आपका तीसरा। ये कह रहे हैं प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक ने शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? मतलब शुंग राजवंश के एक संस्थापक हुए हैं, उनके पुत्र की प्रेम कहानी किसमें है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए स्वपन वास वदत्ता, बी मालविका अग्निमित्रम, सी मेघादूत और डी रत्नावली। आप देखोगे वीडियो को पॉज करें, इसका राइट आंसर बताइएगा। शुंग वंश के संस्थापक पुत्र की प्रेम कहानी है मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। लास्ट ईयर्स यूपीएससी ने भी 2024 में ऐसे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछे थे। एक तो जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर प्रसाद, तो उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा था उनकी किताब को लेकर के, और भी एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछे थे, दो बुक से रिलेटेड ऐसे वाई राइटर को लेकर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हिस्ट्री से क्वेश्चन थे, ठीक है, जो पूछे गए थे। यहाँ तक चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर हम बात कर लें, जो आपके मालविकाग्नि मित्रम थे, ये कालिदास का प्रथम नाटक था। किसका था? किसके द्वारा लिखी गई थी सर? ये कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। अब देखो कालिदास को कैसे लिखोगे, ठीक है। कालिदास का एक आप देखोगे ये नाटक था, कालिदास के द्वारा ये लिखा गया था, और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र
किसके पुत्र थे? पुष्यमुत्री शुंग, जो पुष्यभूति शुंग थे, ठीक है, उनके पुत्र थे, जिनका नाम आप देखोगे अग्निमित्र और मालविका, ठीक है, उस राज्य की नर्तकी थी। उनकी प्रेरणा कथा के रूप में इसका रखा गया। मालविका उनके राज्य में ही एक नर्तकी थी जो नृत्य करती थी। अब उनसे ही प्रेम हो चुका था शुंग वंश के पुष्यमुत्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र को, और अग्निमित्र को उससे विवाह आप देखोगे प्रेम हुआ, तो उसकी कथा जो लिखी गई है मालविकांगनी मित्रम के द्वारा लिखी गई है। यहीं पर आप देखोगे जो मालविकांगनी है ये नर्तकी थी, और अग्निमित्रम जो है अग्नि, ठीक है, ये जो आप देखोगे ये कौन है? ये आप देखोगे तो पुष्यभूति शुंग का पुत्र है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, कालिदास के द्वारा संस्कृति के महान कवि थे और उनकी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं। जैसे नाटक की बात करें, अभिनव शाकुंतलम है, विक्रमो शिवर्य है, मालविका अंगनीदम है, महाकाव्य में उनका रघुवंशम है और कुमार संभव है, खंड काव्य में मेघदूतम, और आप देखोगे ऋतुहार इसका देखने के लिए मिलता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया, ये भी पता चल गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर क्या आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा है सर आपसे? असत्य पूछा है, मतलब कि गलत पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पुरातात्विक अवशेषों, ऑप्शन नंबर ए, आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है। बी, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सी, प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था। डी, रेडियो कार्बन जैविक पदार्थों के काल निर्धारण की विधि है। आपको बताना है असत्य बोले तो गलत, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, आंसर आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप देखोगे, आपने पूरा इतिहास आप पढ़ते हो, 1,50,000 ईसा पूर्व से आप सीधे आ जाते हो मध्यकाल तक, ठीक है। जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, उस समय तक 12 लगभग आप देखोगे 750 बीसी के आसपास आप पढ़ते हैं, तो उस समय तक एडी के आसपास तक 750 एडी के आसपास आप पढ़ते हैं, तो वहाँ तक आपको कागजी मुद्राएं नहीं मिलती हैं, बल्कि आपको केवल मुद्राएं मिलती हैं, सिक्के के आकार में आपको मुद्राएं मिलती हैं, ना कि कागज की मुद्राएं मिलती हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं? यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है। पहला आप देखोगे क्लियर हो गया। इसके साथ साथ आप देखोगे, ये आपका क्लियर है। यहाँ पर एक कथन दे के रखा है, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा और आर्कियोलॉजी से हम क्या करते हैं? भौतिक जीवन की जानकारी लेते हैं। अब आर्कियोलॉजी को भौतिक जीवन की जानकारी के लिए हम क्या करते हैं? आप देखोगे कार्बन रीडिंग करते हैं, ठीक है। रेडियो कार्बन से हम क्या करते हैं? काल निर्धारण करते हैं। जैसे इसमें दो आपसे पूछा जाएगा, जैसे आप देखोगे कौन से कार्बन को लिया जाता है, तो ये पूछा जाएगा। तो एक में लिया जाता है C14। अगर किसी भी हम पदार्थ की बात करेंगे तो C14 की बात करेंगे, ध्यान में रखना है। किसी भी अगर मैटर को हम देखेंगे तो C14 है, कार्बन C14 हम उस पर करते हैं रिसर्च लेबोरेटरी में जाकर के, तब जाकर के उसकी हम आयु का पता लगाते हैं कि ये इतने साल पुराना है। अगर मान लीजिए सी कार्बन में अगर 14 में थोड़ा कम हुआ एक, तो उसमें 50 साल कम हो जाता है, ऐसे कुछ 500 साल कम हो जाता है, ऐसे होता है। अगर मान लीजिए मानव पर आपको करना है, ह्यूमन पर, ये भी ध्यान रखना, अगर आपको ह्यूमन का आपको करना है अध्ययन कि सर ह्यूमन की जो बॉडी है उसकी जो अस्थियां वो कितनी पुरानी है, तो आपको करना होता है C12। किस पर करना होता है? C12 पर आपको करना होता है, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। ये दोनों का अंतर है। अगर आप किसी पदार्थ की बात करते हैं, ये एडवांस दे रहा हूँ सर आपको, करंट अफेयर के में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डालूंगा, तो C14 आपको मिलता है। क्या मिलता है? C14 मिलता है जैविक पदार्थों से। और ह्यूमन बॉडी का आप रिसर्च करते हैं, मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता का कोई ऐसी आपको अस्थि कंकाल मिल गए, तो उस समय का अगर हमको पता लगाना है कितनी पुरानी डेड बॉडी है, तो हम C12 कार्बन हम देखोगे रेडियो कार्बनिक उस पर करेंगे लेबोरेटरी में जाकर के, फिर जाके अध्ययन करेंगे, ठीक है, जिसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। इट्स क्लियर या नो? यहाँ तक मुझे लगता है कि चीज़ें क्लियर होगी। क्लास अगर पसंद आ रही है तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, और कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते चलिएगा गाइज। ये पूछ रहे हैं 9वें क्वेश्चन में। अब देखो 9 क्वेश्चन आपको होगी सर आपने एकदम कैसे क्वेश्चन, स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ जब मैंने यूपीएससी के लगभग आप देखोगे, और सीडीएस कई ऐसे लगभग सीडीएस है, सीएपीएफ है, एनडीए है, यूपीपीसीएस है, या अदर स्टेट पीसीएस है जो हिंदी भाषी ज़्यादातर हैं, और यूपीएससी के आप 2013 से लगा करके 2024 तक के प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम हुए हैं वो मैंने रिसर्च किए हैं, एनालिसिस किए हैं, ठीक है। तब जा करके मैंने उस पर ये एमसीक्यू बहुत अधिक मात्रा में उसमें से छांटने का प्रयास किया है। बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट्स, फिर मैं लेकर के आपके लिए आया हूँ। तो ये पूछा गया है सांस्कृतिक व्याकरण अष्टाध्यायी का
रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? अष्टाध्यायी का रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए पतंजलि, बी पढ़नी, सी कालिदास और डी बाणभट्ट। वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, फिर से बता रहा हूँ। आइए, तो जो अष्टाध्यायी द्वारा आप देखोगे रचित की गई है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा पढ़नी। पढ़नी के द्वारा आप देखोगे अष्टाध्यायी की रचना की गई है। जैसे अगर हम बात कर लें, ये जो आपके पतंजलि हैं, इनके द्वारा योग की रचना की गई है। आप षड दर्शन पढ़ते हैं, ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि नहीं षड दर्शन? भाई षड दर्शन तो सबने पढ़ा है, तो षड दर्शन से ही तो क्वेश्चन ये बना है, उन्हीं के रचनाकार जो रहे हैं उनसे। तो पतंजलि योग, ठीक है। उसके साथ साथ कालिदास की हैं, अभी मैंने आपको बताया था कालिदास की कितनी थी, अभिनव शुकुंतलम किन की है, इनकी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था मित्रा अग्नि, जो आपकी महालवी, ठीक है, शुंगवंश के जो पुत्र था, उसके बारे में। इसके साथ साथ जो अष्टाध्यायी है इसमें 8 अध्यायों की बात की गई है और पढ़ने की 6ठी से 5वीं सदी में ये लिखी गई थी और संस्कृत की व्याकरण एक प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। बाणभट्ट की हर्षचरित आप सभी पढ़ते ही हैं, ठीक है, तो ये चीजें आपने देखी हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका लेवल है क्वेश्चन का। जी हाँ, इसका लेवल है क्वेश्चन का। वही स्टूडेंट्स ज्यादातर इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने में सक्षम हो रहे होंगे जो स्टूडेंट्स यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जबकि वनडे एग्जाम की तैयारी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हमने उसको मिक्सचर करने का प्रयास किया। जो वन लाइन क्वेश्चन है खासतौर पर ये उन्हीं को इंडिकेट करके बनाए गए, बट उसमें ये मैंडेटरी नहीं है कि वही उनको देखेंगे, ये सभी के लिए है, सभी के लिए मतलब सभी के लिए। आइए क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये कथन सही है या फिर है? पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए 3 स्टेटमेंट है। पहला, जातक कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती हैं। दूसरा, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्यतः, देख रहे हो आप, मुख्यतः एक आर्थिक ग्रंथ है। तीसरा, कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताने का प्रयास करें। स्टूडेंट्स आप देखोगे इसमें अगर हम बात कर लें आंसर कैसे निकालें, तो देखो आंसर निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छा है, मैं 2 विधि आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, एलिमेंट मेथड और कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी। आपको अगर मान लीजिए एलिमेंट मेथड लगाना है तो देखो कैसे, पहले टर्मिनोलॉजी हमें समझनी है। आइए पहले आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ आपको टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ कि सर टर्मिनोलॉजी क्या क्या आपको पता होनी चाहिए। आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में ये टर्मिनोलॉजी काम करती है, आप देखोगे 95%, कितने परसेंट काम करती है ये टर्मिनोलॉजी? 95% ये टर्मिनोलॉजी काम करती है। शॉर्ट ट्रिक के रूप में आप याद कर सकते हैं, लेकिन आप इसके साथ साथ इसको लगाते समय आपको खुद का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या, मान लीजिए आपसे पूछ ले शब्द जैसे केवल, कौन सा शब्द पूछ ले? केवल। सामान्यतः माना जाता है कि 95% यूपीएससी में स्टेट पीसीएस में केवल वर्ड जो होता है वो गलत शो करता है अगर उसने थोड़ा 19-20 दे दिया होगा। दूसरा है सभी, हमेशा, लगातार, ये कुछ ऐसे एक्सट्रीम वर्ड हैं। केवल शब्द है, सभी शब्द है, हमेशा है, लगातार है, ठीक है। अगर लगातार कहीं आपको इकोनॉमी मिल रहा है ना, लगातार कमी लगातार वृद्धि, तो समझ लेना वो गलत है। और हमेशा शब्द है, केवल शब्द है, सभी शब्द है, तो ऐसे उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, किसी आपको स्टेटमेंट में मिले। मुख्यतः एक और शब्द आता है, हाँ, मुख्यतः एक और शब्द आता है, ये भी एक कठोर शब्द है, एक एक्सट्रीम वर्ड है, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। वो स्टेटमेंट ध्यान में रखना। 95% बता रहा हूँ, 100% नहीं, 5% सही भी हो सकता है अगर आपने उसको सही से पढ़ा होगा तब, ठीक है, लेकिन वो होता 95% गलत है। अब सही कब होगा? यूपीएससी में बता रहे हैं, ये भी 95% ये भी काम करता है। आप चाहें तो इसको कोई से भी लगा लीजिएगा, जहां पर आपको मौका मिले ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए तो वहां पर लगाइएगा, ये भी 95% सही पाओगे। जैसे आपको दे दे कुछ, आपको दे दे लगभग, ठीक है, कुछ दे दे, लगभग दे दे, इसके साथ साथ हो सकता है, या फिर मैं कहूं कोई संभावना व्यक्त कर दे। देखो सर,
अगर कुछ आपको कहीं भी दे दे, कोई से भी स्टेटमेंट में दे दे, तो वो सही होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लगभग अगर किसी डेट में दे रहा है लगभग, तो ध्यान रखना वो भी सही होगा। हो सकता है अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले में स्टेटमेंट में दे दे, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होता सवाल है, क्वेश्चन है इकोलॉजी एनवायरनमेंट से होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होता है, बायोलॉजी से होता है, अगर होता है, हो सकता है, तो वो सही होने के चांसेस, संभावना वाले क्वेश्चन वो भी सही होने के चांसेस होते हैं। तो ये 2 ट्रिक हैं, इनको आप देखेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे। ये एडवांस मैंने आपको दे दिया ट्रिक्स सर। अधिकतर स्टूडेंट्स देखिए, लड़ाई जो है आपकी बहुत ही कठिन है सर, और उस लड़ाई में वैकेंसी आती हैं कितनी सी, जैसे यूपी पीसीएस में 220 वैकेंसी हैं, और अराउंड आप देखोगे लगभग 7 से 8 लाख फॉर्म डला हुआ है। आप 220 वैकेंसी में आप देखिएगा 8 लाख बच्चे, कर लीजिएगा आप गुणा गणित जितनी बैठानी है कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझनी है, तो इसको हम आंसर निकालते। देखो, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, समझना मुख्यतः, देखो एक शब्द है यहाँ पर मुख्यतः, मैंने कहा था ये एक एक्सट्रीम वर्ड है, मैं फिर से कह रहा हूँ ये एक एक्सट्रीम वर्ड है, आर्थिक क्रम को दर्शाता है। नहीं सर, ये पहली बात तो राजनीतिक है, और दूसरी बात एक्सट्रीम वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर बी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? सी। देख रहे हो, आपने ना पहला पढ़ा, ना दूसरा पढ़ा, ना तीसरा पढ़ा, लेकिन आपको एक्सट्रीम वर्ड मिल गया, आपने आंसर निकाल दिया। यहीं पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं बनाता हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर लेकर के आता हूँ। ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी आप जो भी पेपर में देखते हो, उसमें 60% जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए होते हैं, और 40% नए क्वेश्चन बनते हैं, वो गलत करंट अफेयर के आधार पर। अन्यथा गुणा घुमा करके क्वेश्चन पीवाईक्यू ही आपके बनते हैं, उसी में से 19-20 करके क्वेश्चन को बना दिया जाता है। ऐसी मेंस में होता है, ऐसी प्रीलिम्स में होता है, ऐसी इंटरव्यू में होता है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन है, वो ह्यूमन का नेचर है, जो उसको याद होती है उसी को लपेट करके क्वेश्चन बनाने का प्रयास करता है। इट्स क्लियर यार। तो इसलिए आप देखोगे तीसरा वाला ठीक है, पहला वाला ठीक है। जातक की कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती हैं, और कालिदास की रचनाओं का गुप्तकालीन, उत्तर एवं मध्य काल में सामाजिक जीवन की जानकारी आपको मिलती है। ये एग्जैक्ट बात आपकी क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जातक की कथाएं एक प्रकार की आप देखोगे लोक कथा है, और बुद्ध के जन्मों के बारे में जातक की कथाओं की जानकारी मिलती है, और ये लगभग ईसा की 5वीं से दूसरी शताब्दी के आसपास ये बनवाया गया था, बुद्ध की राजनीतिक घटनाओं के बारे में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मैंने आपको बता दिया था, 15 अधिकरणों पर विभक्त है, जिसमें दूसरा और तीसरा पुराने हैं। मौर्यकालीन समाज में एक तरीके से अर्थतंत्र और राजनीतिक तंत्र को ज़्यादातर ये बढ़ावा देता है। कालिदास ने अनेक काव्य और नाटकों की रचना की थी, जिसमें प्रसिद्ध है अभिनव शुकुंतलम, और महान एक तरीके से सृजनात्मक कीर्तियां रही हैं गुप्तकाल की। उत्तर और मध्य भारत में आप देखोगे सामाजिक संस्कृति के जीवन की झलक देने का प्रयास करते हैं। तो कालिदास ने बहुत ऐसी कथाएं, महाकाव्य, खंड विखंड की हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए हैं आपसे, ये रिपीट क्वेश्चन कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, बहुत क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब ये सीरीज है सर 1000 क्वेश्चन की। 1000 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू मैं करवाऊंगा तो करवाऊंगा। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ये मेरा वादा तो वादा। और भी बहुत कुछ दूंगा मैं आपको, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ दूंगा आपको, आप बस जुड़े रहिएगा, बहुत कुछ आपको मिलेगा। फाउंडेशन लेकर के आऊँगा, बहुत कुछ आपको मिलेगा, लेकिन अभी इसको पढ़िएगा। आइए, ये कह रहे हैं अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। याद कीजिएगा, अभिलेख को लेकर के लैंग्वेज से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको पहले ही हिंट्स दे दिया था। पहला है, इनका अध्ययन पूरा आप देखोगे लिपि शास्त्र, जिसको आप देखोगे पोलियोग्राफी कहलाता है। दूसरा है अभिलेख और प्राचीन दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन पुरालेख शास्त्र, जिसको पुरालेख विधि या फिर एपिग्राफी कहलाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से कथन सत्य है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1, 2 और दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर दिया गया है, वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने बताया होगा। देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है ये कह रहे हैं कि अभिलेखों के अध्ययन को बात कर रहे हैं कि जो पूरा लिपि शास्त्र है ये कहलाता है क्या? नहीं सर, ये अध्ययन का नहीं है। इसका जो है आप देखोगे इसको कहलाते हैं एपिग्राफी। ठीक है, इन्होंने बदल दिया है, मतलब कि जो आपके प्राचीन दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन करता है तो पोलियोग्राफी आपको करना है, पोलियोग्राफी करनी है सी 14 में, और यदि उसके पुरातात्विक लिपि कुछ है तो उसका आपको एपिग्राफी करनी है। तो दोनों गलत हैं सर, यहाँ पर पूछा है सत्य, दोनों गलत हैं। इन्होंने उल्टा कर दिया, इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया। ठीक है, आइए, इसमें कोई और दिक्कत ऐसी नहीं है, इसमें समझाने वाला कोई कॉन्सेप्ट है भी नहीं जिसको मैं समझाऊंगा चीख चीख के। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देख। हाँ जी, क्या आप इसका आंसर अब तक किए? चलिए आइए देखते हैं। देखिए इसका जो पूछा जा रहा है आपसे, ये कह रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा असत्य है ना? आपसे गलत पूछा जा रहा है तो आपको गलत ही बता देना।
मेरा उद्देश्य यही रहता है, जो आपसे पूछा जा रहा है, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो प्रीलिम्स हो, जो आपसे पूछा जा रहा है बस वही बताइएगा, इधर-उधर की बात ना कीजिएगा। नो बकवास, सीधी बात। देखिए, ऑप्शन ए है प्राचीन काल में प्राकृत भाषा देश भर की संपर्क भाषा मतलब एक तरीके से लिगुआ फ्रेका का काम करती थी। बी, प्राचीन काल के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई। सी, सम्राट अशोक के शिलालेख केवल, देख रहे हो सर, मैंने अभी आपको एक्सट्रीम वर्ड बताए थे, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिससे क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है। केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए। डी, हमारे देश का नाम इंडिया अरबी और फारसी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ है। अब आपको बताना है कौन सा असत्य है, वीडियो को पोस्ट करें और बताइएगा। आई होप आपने इसका आंसर बता दिया होगा। सिंपल सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब आपसे असत्य पूछा है और असत्य ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, क्योंकि यहाँ पर ओनली वर्ड भी दे के रखा है, एक्सट्रीम वर्ड है। और दूसरी बात, अगर आपने जिस भी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा सम्राट अशोक के शिलालेखों के बारे में, तो ये केवल ना प्राकृत भाषा में थे बल्कि ब्राह्मणी में थे, अरामाइक भाषा में आपको देखने के लिए मिलेंगे, और इसके साथ साथ खरोष्ठी लिपि में भी आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि अरामाइक जो है, ये जो लिपि थी, ये यूनानी और अफगानिस्तान के इन क्षेत्रों में ज़्यादा चलती थी। खरोष्ठी और ब्राह्मणी और प्राकृत भाषा जो थी, ये भारत के क्षेत्रों में चलती थी। साउथ इंडिया वाले रीजन में भी अरामाइक लिपि के कुछ आपको क्या मिलेंगे, शिलालेख देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बार इस पैटर्न पर 2024 में यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था, वो रिवर को लेकर क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था, रिवर को लेकर आप देखोगे, सॉरी, रिवर को लेकर के क्वेश्चन पूछा था। इस बार जो क्वेश्चन पूछा था 2024 में, जो गंगेटिक रीजन से उसकी ट्रिब्यूटरी को लेकर के पूछा गया था। अब क्योंकि भारत में आपने देखा होगा धर्म एक चरम पर आ चुका है, भारत में जो हिंदुज़म धर्म है उसकी बहुत चर्चाएं परिचर्चाएं लगातार कंटिन्यूसली आपको मिल रही हैं। तो उससे लेकर के क्वेश्चन इन फ्यूचर या फिर अभी एक दो ईयर्स में आपसे या फिर आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए मैं लेकर के और ये पूछा गया भी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए है वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। बी है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। सी, वैदिक संहिताएं, उपनिषद, ब्राह्मण और आर्यक। डी, ब्राह्मण, वेदिकाएं, वैदिक संहिताएं, आर्यक और उपनिषद। वीडियो को पोस्ट करें और राइट आंसर बताने का प्रयास करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे बी। सबसे पहले वैदिक संहिताएं आती हैं, फिर उसके बाद में ब्राह्मण आते हैं, धर्म ग्रंथ आते हैं, फिर आर्यक आते हैं, फिर उसके बाद में उपनिषद देखने के लिए आपको मिलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। विदेशी विवरण, आपने सुना होगा विदेशी विवरण, क्योंकि साहित्य विभिन्न प्रकार की बुक्स हमें यदि मिलती हैं तो उससे लेकर के क्वेश्चन पूछा गया और कौन सा असत्य है। चार ऑप्शन है। पहला, सानेन्द्रकोत्तम नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया गया था। बी, मेगास्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर आया था। सी, हुएनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। डी, फायान हुएनसांग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आए थे। वीडियो को पोस्ट करें और राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका आंसर बताया होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए सर, ये जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है, अगर आप इसको देखें, जो मेगास्थनीज की बात आपकी हो रही है, मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज सिकंदर जब आया था तो उसका आप देखोगे सेल्यूकस निकेटर और मेगास्थनीज, ठीक है, आपने देखा होगा। तो उस समय उसके साथ में एक लेखक था, राइटर था, ठीक है, और वो क्या था, वो भारत आया था उसके साथ में। तो मेगास्थनीज जो था आप देखोगे दूत बनकर आया था, ये बात ठीक है, लेकिन अशोक के शासनकाल में नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। जी हाँ, आपने सही सुना, किसके शासनकाल में आया था। ये जो हुएनसांग, ये जो मेगास्थनीज था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये आया था, ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। इट्स क्लियर या नो। चलिए, इन सब के अलावा अगर हम देखें, क्योंकि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, ये 14 वर्ष तक रहा यहाँ पर। और इसकी एक किताब थी, आप इसको जानते हैं, इसकी किताब का नाम था, आप देखोगे इसने लिखी थी
क्या लिखी थी? इंडिका। क्या लिखी थी? इंडिका इसकी एक किताब थी जो इसने लिखी थी, बुक थी ये सर इसकी। और ये कहता है भारत में दास नहीं थे। बताइएगा, बड़ा रोचक तथ्य कहता है भारत में दास नहीं थे, क्योंकि भाई आप दरबार में रह रहे हो, आप 14 वर्ष रहे, लेकिन कहाँ? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो आपने सब अच्छा अच्छा हरा हरा देखा, जो काला लाल पीला था वो नहीं देखा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये मौर्य युगीन समाज के बारे में विवरण देता है। यूनानी विवरणों में चंद्रगुप्त मौर्य शोकेंद्र, आप देखो, राज्यहरण करता है, जो 322 तिथि के रूप में इसको एक ही व्यक्ति के रूप में था, ठीक है। ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में, ठीक है, हर्ष के शासनकाल में आया था, और ये 16 वर्षों तक यहाँ पर रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन भी किया था। फाइन ह्वेनसांग दोनों बौद्ध धर्म के आप देखोगे समर्थक थे। जो आपका ह्वेनसांग था, इसने सीयू की एक किताब भी लिखी थी, उसमें भारत के बारे में, भारत के समाज के बारे में, ठीक है, चर्चा की गई है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसको मिलाएंगे यहाँ, ठीक है, मिलान दे के रखें। तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। ये कह रहे हैं आपसे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट का उल्लेख कीजिए। देखो, यहाँ पर सूची में ये राइटर दे के रखे हैं और यहाँ पर इनकी क्या है, कुछ रचनाएं हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, देखिए एलिमेंट मेथड यहाँ पर कैसे लगता है, क्यों जरूरी है एलिमेंट मेथड? बहुत जरूरी है सर, परीक्षा को, कॉम्पिटिटिव परीक्षा है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है सर। 220 वैकेंसी, अराउंड टू 7 से 8 लाख फॉर्म, कितना कंपटीशन है, आप गुणा गलत बैठा लीजिएगा। देखिए, यूपीपीसीएस की बता रहे हैं सर ये हम। यूपीएससी का तो लगभग आती हैं 800 900 1000 के आसपास वैकेंसी, और उसमें लगभग 12-13 लाख फॉर्म डलता है। तो वो खैर उसमें थोड़ा सा इससे तो बेटर रहता है। लेकिन आइएगा, देखिए इसमें एलिमेंट मेथड कैसे आपको लगाना है, ठीक है, जरा समझना। अभी मैंने आपको बताया था कि मेगास्थनीज जब भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, तो उसकी किताब कौन सी थी? बताइएगा। अभी बताया था तो इंडिका। अब देखो, ए का होगा तीसरा, दैट्स इट। और मैंने एक और बताया था, ह्वेनसांग जब भारत आया था, ठीक है, और ये भी हर्ष के शासनकाल में आया था, ठीक है, और ये भी लगभग 14 वर्ष तक रहा था, ठीक है। 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में इसने जीवन बिताया। तो ह्वेनसांग ने लिखी थी सीयू की। अब देखो, डी का चौथा, बस मुझे कुछ नहीं करना है, इनको ढूंढ लेना है। ए का तीसरा और डी का चौथा, ए का तीसरा और डी का चौथा, ए का तीसरा, डी का चौथा। देखिएगा कहाँ पर है। ए का तीसरा यहाँ पर नहीं है, ए का तीसरा यहाँ पर नहीं है, ए का तीसरा यहाँ पर नहीं है, तो कहाँ है? यहाँ पर है। ए का तीसरा और डी का चौथा मिल गया कि नहीं? लेकिन मुझे यही सब नहीं निकालना है, ये तो था आंसर निकालने का ट्रिक और मेथड। मुझे एक का पता है तो मैं उससे आंसर निकाल लूँ। आपका अगर मेगास्थनीज की इंडी का भी पता है, और रैंडमली सी बात है, स्टूडेंट्स को ये हो ही जाती है याद, ठीक है, पहले फेरे में याद हो जाती है ये, ठीक है। क्योंकि इतिहास इतना रोचक विषय है, अगर आप उसको समझोगे ना, जब मैं आपको इतिहास पढ़ाऊँगा फाउंडेशन क्लासेस में, तो आप स्वयं में कहेंगे कि हाँ, जो चीज़ें हमें पहले थी, शायद अब उसमें और ज़्यादा एडवांटेज आ गया है, हम और बेटर स्थिति में आ गए हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो, अगर हम देखें प्लिनी ने क्या लिखा था सर? प्लिनी की बात पूछ रहा है, तो इसकी ज्योग्राफी की थी, ठीक है। तो प्लिनी ने ज्योग्राफी लिखी थी, तो इसका पहला हो जाएगा। टोलमी की जो थी, आप देखोगे नेचुरल हिस्टोरी का थी टोलमी की। ये थोड़ी सी टफ रहता है कि इसकी ये, लेकिन इनका तो हमें पता ही रहता है, इससे ही हम आंसर निकाल देंगे। इट्स क्लियर, यू नो। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइएगा, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर। देखिएगा, बिल्कुल सेम इसी की तरह हमने एक क्वेश्चन और लिया है। जरा इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में आंसर क्या है। यहाँ पर राइटर दे के रखे हैं और इनकी यहाँ पर रचनाएं दे के रखी हैं। देखिए, जैसे बाण भट्ट हैं, विल्हड़ हैं, अतुल हैं, संध्याकर, नंदी हैं। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। पढ़ लिए? आइए, देखिए, यहाँ पर एक बात आपसे पूछी जा रही है। अगर आप देखोगे रामचरित, बहुत बार आप पढ़ते हो, रामचरित मानस ये वाली नहीं जो श्री राम को समर्पित है, नहीं, उसकी नहीं। ये रामचरित एक रचना है, ठीक है। और ये जो लिखी गई थी, ये लिखी गई थी आपके संध्याकर नंदी के द्वारा, मतलब कि डी का होगा पहला। क्या होगा सर? डी का होगा पहला। अब आंसर कैसे निकालें कि सर डी का जो है वो पहला होगा? आइए देखते हैं सबसे पहले डी का पहला है या नहीं, ठीक है। आइए पहले देखते हैं डी का पहला कहाँ पर है। देखिएगा एलिमेंट मेथड कैसे काम करता है। हमने कहा था डी का पहला, बताइएगा डी का पहला कहाँ है? ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, कहाँ पर है? सी में। मुझे केवल एक की पता है कि रामचरित्र जो मानस लिखी गई है वो आपकी संध्याकर ने लिखी है, ठीक है। तो आप देख रहे हो आंसर आ रहा है एलिमेंट, लेकिन आंसर तो आ गया, हम प्लस में चले गए।
लेकिन सर कुछ और भी पूछ सकता था। आइए अब एडवांस स्टेज पर चलते हैं। अब ए का होगा तीसरा, ए का होगा तीसरा। बाणभट्ट ने जो लिखी थी ये भी आपको सबको पता ही रहता है। बाणभट्ट के द्वारा क्या लिखी गई थी? हर्षचरित लिखी गई थी। तो देखो बाणभट्ट ने क्या लिखी थी? हर्षचरित लिखी थी। और संध्याकर जो नंदी थे इन्होंने रामचरित लिखी थी। इन सब के अलावा जो विल्हण थे इनने लिखी थी विक्रमांक देव चरित्र, ठीक है, इन्होंने ये लिखी थी। और अतुल जो थे इन्होंने लिखी थी मूषिक वंश। लेकिन ये आपको थोड़ा सा विल्हण की अतुल का थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हम बाणभट्ट की जरूर याद करके रखते हैं। हर्षचरित मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था, और संध्याकर की तो हमें पता ही होता है। तो ऐसी कई किताबें हैं जो हमें, रचनाएं हैं जो हमें पता ही होनी चाहिए, इनके सिवा काम नहीं चला सकते आप। अगर आपको एलिमेंट मेथड भी लगाना है तो एक देखो, आपको यहाँ पर एक भी पता था तो उससे आप लेंगे कि संध्याकर नंदी से आप लेंगे कि सर संध्याकर नंदी तो आप रामचरित्र, तो यहाँ से देखो क्वेश्चन एग्जामिनर खुद कह रहा है मैंने आंसर दे के रखा है, बस पहचान लो। आंसर को पहचानना सीखिएगा लेकिन ज्ञान के साथ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहे हैं आपसे? ये कह रहे हैं भारत के प्राचीनतम पंचमाकर्स आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? आहत के सिक्के आपने सुना होगा, कई बार पढ़ते हैं ना कि आहत के सिक्के, आहत के सिक्के। ऑप्शन नंबर ए तांबा, बी सोना, सी चांदी और डी टीन। वीडियो को पॉज करें और करेक्ट आंसर बताएं। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है ये कमेंट्स बॉक्स में। बहुत इजी है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। इसमें समझाने का कोई ऐसा मुझे लगता है कि विषय नहीं रहता है। फिर भी आहत के सिक्के आप देखोगे बने हुए थे, ठीक है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। आहत के सिक्के मुख्यतः डैश के बने होते थे। उल्लेखनीय है कि इसका ठप्पा मार करके बनाए जाते थे और यही कारण है कि भारतीय इन्हें आहत मुद्रा कहते थे। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियां भी मिलती हैं, इसलिए विकल्प आपका डैश ठीक है, ठीक है। चलिएगा, मैंने सारी एक्सप्लेन कर दिया लेकिन आंसर नहीं बताया, आंसर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन आई होप थोड़ा सा मुझे जूम कम करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन के आपको ऑप्शंस भी दिख रहे हैं और क्वेश्चन भी दिख रहा है। 20वां क्वेश्चन है आपका, आरंभिक पूरा पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, पूरा पाषाण युग का आदिम मानव खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करता था। आदिम मानव खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करता था पूरा पाषाण में। दूसरा है, इस युग के औजारों में विदर्णी, खंडक शामिल थे। तीसरा है, इस युग के निवास स्थल के अवशेष सोहन नदी घाटी में पाए जाते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें और राइट आंसर बताने का प्रयास करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सॉलिड क्वेश्चन कहते हैं ऐसे क्वेश्चन को, बहुत अच्छा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट्स वो ज़्यादा अटेम्प्ट करेगा जिसने कॉन्सेप्ट एकदम से उसके मजे हुए और क्लैरिफाइड है एकदम, ठीक है, एकदम उसका मजा हुआ कॉन्सेप्ट है वो एकदम करेगा। चलिए आपने बता दिया आंसर। इसका जो राइट आंसर है आप देखोगे तीनों इसमें ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। मतलब कि आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक एक करके बात करते हैं क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्यों इसका डी आंसर होगा, ठीक है। देखिएगा, जो आरंभिक पूरा पाषाण युग था उसमें मानव खासतौर पर पत्थर जैसे अनगढ़ एक अपरिष्कृत औजार का इस्तेमाल करता था। आप देखोगे शिकारी था, खाद्य संग्रह पर जीवन खासतौर पर रहता था। इस युग के औजारों में आप देखोगे कुल्हाड़ी थे, हैंड एक्स किसको कहते हैं, विदर्णी क्लीकर है, ठीक है, जिसको चापर भी कहते हैं। और इस युग के स्थलों में अगर हम देखें तो पाकिस्तान स्थित पंजाब जिसमें सोहन नदी घाटी वाले क्षेत्रों में, इसके अलावा कश्मीर की मरुभूमि में भी आपको मिलते हैं। मरुभूमि का मतलब जो तराई वाला गर्तावास वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी मिलते हैं। राजस्थान के जो डिडवाना क्षेत्र है, बेलन घाटी और नर्मदा घाटियों में भी मध्य प्रदेश की भीमबेटका आदि का निवास अवशेष भी यहाँ पर मिलते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। निवास में आप जैसे किसकी बात कर सकते हैं, तो आप मध्य प्रदेश में भीमबेटका की बात कर सकते हैं, ठीक है, भीमबेटका की बात कर सकते हैं, वहाँ पर निवास का मिलता है। और नर्मदा बेलन घाटी है, ठीक है, उसका भी आप बात कर सकते हैं। राजस्थान का डिडवाना क्षेत्र है एक, कौन सा है, नोटिस कर लिएगा इसको, डिडवाना। ये जो रीजन है ये आरजे में मिलेगा, बोले तो राजस्थान में मिलेगा। आरजे डैश नंबर की गाड़ी आपने ली होगी, देखी होगी, सॉरी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे ले भी लोगे तो क्या भाई, इंडिया में तो है। देखिए 21वां क्वेश्चन है, कुषाण युग के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला, ऊपरी पुषाण में आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ था। दूसरा, मध्य पुषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी हुई वस्तुओं का था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। आइए इसका राइट आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए, आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। इसमें दोनों स्टेटमेंट, पहला दूसरा ठीक है, मतलब कि इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, मतलब एक दो दोनों इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि जब पाषाण युग की आप बात करते हो तो जो ऊपरी पाषाण युग था उसमें आधुनिक जो मानव है, आज का जो मानव है, हम जो वंशीज हैं वो होमोसोपियंस के हैं। ठीक है, किसके हैं? होमोसोपियंस के हम वंशीज हैं। मध्य पाषाण युग में आप देखोगे उद्योग में पत्थर की पपड़ी से बने हुए औजार हुआ करते थे, वस्तुएं हुआ करती थी, उनका उपयोग बहुत लोग बहुत ज़्यादा करते थे। ठीक है, और एक तरीके से जैसे आप देखोगे कुछ औजारों के नाम भी इस वहाँ पर मिलते हैं। फलक आपको मिलता है, बेदनी, छेदनी, खुरचनी, ये पपड़ियों से बने हुआ करते थे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, देखिए मैं यहाँ पर लिखता थोड़ा कम हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास में थोड़ा सा, अब मेरे पास में डिजिटल बोर्ड होता तो मैं उस पर आपको लेकर के आता और बड़े अच्छे से फेशियल मेरे और आपके साथ में कम्युनिकेट होता, लाइव क्लास चलती होती। बट आपका सपोर्ट मुझे कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा, तो वो चीज़ें वो दिन दूर नहीं है। जल्द ही आपके साथ में मैं मिलूंगा। कुछ आप मेहनत कर रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, चीज़ें आपको बेसिकली अच्छे से उपलब्ध होंगी। अभी भी किसी से कम हम नहीं है, ये ध्यान रखना। कंटेंट आपको ऑथेंटिक कंटेंट में दूंगा, कोई फ्रॉडबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम ऑथेंटिक। एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेगी बहुत, जो आप एक मोटी रकम, मोटी फीस देकर के बड़ी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री में आप पढ़ते हैं, आपको निःशुल्क में दूंगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, अगर बच्चे डिमांड करेंगे इन फ्यूचर तो वो देखा जाएगा, लेकिन मैं आपको निःशुल्क देने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल, मैं सभी के लिए इस बात को बोल रहा हूँ। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? क्या पूछ रहे हैं आपसे? असत्य पूछा जा रहा है मध्य पाषाण काल से। ठीक है, पहला है, इस युग के लोग पशुपालन करने लगे थे। बी है, इस युग में सूक्ष्म पाषाण जिसको माइक्रोलिक्स औजारों का प्रयोग होता था। सी, मध्य पाषाण के अवशेष केवल केवल स्टूडेंट्स ओनली वर्ड है, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे। डी, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं बच्चे? आदमगढ़ से मिलते हैं। बताइएगा कौन सा है सत्य है। आई होप आपने इसका आंसर बताया होगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने कहा ना ओनली वर्ड, मैंने आपको बताया अब तक मैं आपसे 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं केवल, नहीं सर, केवल ये गलत है। क्यों गलत है, आइए इस पर मैं आपकी बात कर लेता हूँ। देखिए, जो मध्य पाषाण काल स्थल है आप देखोगे राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत में आपको देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो फैलाव था ये कृष्णा नदी के दक्षिण तक था। ये कहाँ पर कह रहे हैं? गोदावरी नदी। अगर आपने नदियों को पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इंडिया का मानचित्र बता देता हूँ। देखिए, ये इंडिया है सर। जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको महानदी मिलेगी, यहाँ पर गोदावरी मिलेगी, यहाँ पर कृष्णा मिलेगी और यहाँ पर कावेरी मिलेगी। ऐसे नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये है आपकी कृष्णा नदी। कौन सी नदी है ये सर? ये कृष्णा नदी है। और इसी कृष्णा नदी तक आप देखोगे यहाँ से ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, उसका विस्तार। और गोदावरी कहता है, गोदावरी के दक्षिण में देखने के लिए आपको मिलेगा। केवल दक्षिण में, गोदावरी के दक्षिण तक फैला हुआ नहीं, ये कृष्णा नदी के दक्षिण तक फैला है, क्योंकि कृष्णा नदी गोदावरी से दक्षिण में, साउथ में, तो उस तक ये फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। इन सब के अलावा इस युग के आप देखोगे सूक्ष्म माइक्रोलिक्स औजार हुआ करते थे। मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करके जैसे मछली पकड़ते थे। इस समय क्या थे? मछली पकड़ने लगे थे। अब उनके पास में थोड़ा सा टाइम आ गया था, मतलब अब वो टाइम उनके पास में था, तो वो इनको क्या कर रहे थे? यूजलेस बनाने लगे थे। उसके साथ साथ आगे चल के पशुपालन भी करने लगे। राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़, 2 जिले हैं, आपको मिलेंगे 2 स्थान। ये जो आदमगढ़ है आपको कहाँ पर मिलेगा? ये मिलता है मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, वहीं एक और आपको मिलता है बागौर। कहाँ पर मिलता है? बागौर। और ये जो बागौर है, अगर हम इसकी बात कर लें, ये मिलता है आरजे बोले तो राजस्थान। यहाँ पर खेत के साक्ष्य आपको मिलते हैं,
ऊँट के पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। इनके साथ साथ मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में भी आपको पशुपालन के साक्ष्य देखने के लिए मिलते हैं। प्राचीन साक्ष्य हैं ये सर, आप देखोगे मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य देखने के लिए मिलेंगे। मतलब 50,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के क्षेत्र के यहाँ पर चित्र आपको मिल जाएंगे। जीवाश्म पार्क कभी जीवन में मौका मिले तो जाना और ज़रूर आवश्यक रूप से देख के आना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य और महत्वपूर्ण भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुरा पाषाण और मध्य पाषाण युग के कलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो दो पूछा है, एक पुरा पाषाण पूछ लिया और एक मध्य पाषाण पूछ लिया। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है दो स्टेटमेंट देकर के कि इस काल में औजार पर जीने वाले आप देखोगे पर्चिंग पक्षी के चित्र बनाए जाते थे। जो जीने वाले पर्चिंग पक्षी थे, जो पक्षी हैं, वर्ड के चित्र बनाए जाते थे। दूसरा है भीमबेटका की गुफा में इस काल के चित्र पाए गए। जरा समझना, उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। गाइस जरा यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। फोकस ये करना है आपको कि जो पहला वाला स्टेटमेंट है, अगर उसको आपने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया तो आप आंसर जीत जाएंगे। पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। पूरे पुरा पाषाण काल हो या मध्य पाषाण काल हो, वहाँ पर आपको किसी भी औजार पर, किसी भी सुरंग में, चाहे भीमबेटका की गुफा की अगर हम बात कर ले, वहाँ पर आपको चित्र मिलते हैं। तो आप देखोगे वहाँ पर भी पक्षी के चित्र आपको नहीं मिलेंगे। जो जीने वाले पर्चिंग पक्षी थे उनके चित्र नहीं मिलेंगे। तो जहाँ पर एक है वो कट कर दो, मतलब कि आंसर ए नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा। आंसर या तो डी होगा या फिर बी होगा। और आप देखोगे भीमबेटका की गुफा इस काल के चित्र पाए गए हैं, ये बात एकदम सत्य है। मतलब कि इसका आंसर जो होगा वो बी इसका राइट आंसर देखने के लिए आपको मिलेगा। क्योंकि भीमबेटका में आप देखोगे मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा, भोपाल से लगभग आप देखोगे कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है, ज़्यादा इसकी दूरी भी आपको नहीं है, लगभग 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, मध्य प्रदेश भीमबेटका। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो चित्र आपको मिलेंगे, यहाँ पर पशु का चित्र है और जो सैनिक हैं उनके चित्र हैं। यहाँ पर शिकार करते हुए मानव को दर्शाया गया है, रंग बिरंगी चित्र हैं। ठीक है, और उसमें कई तरीके से चित्रों को रेखांकित किया गया है। कुछ व्यक्ति हैं जो आगे चल रहे हैं, ऐसे एक पशु का पकड़े जैसे घोड़े को चलाते हैं। ठीक है, तो उस तरीके के चित्र वहाँ पर रेखांकित किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, और उसको यूनेस्को की सूची में भी शामिल कर लिया गया है लगभग 1987 के आसपास, समथिंग 1987 है या फिर 1986 है, आई थिंक वो एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहे, लेकिन कर लिया गया है। निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ। मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव जो एक्टिविटी कहाँ पर हुई थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो एक्टिविटीज़ थी किस काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए मध्य पाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी पुरा पाषाण काल, डी सिंधु घाटी सभ्यता। अब वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताएं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें हार्डनेस नहीं है क्वेश्चन में। देखिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नवपाषाण काल में आकर के मानव क्योंकि स्थानीय जीवन निवास करने लगा और स्थायी रूप से बचने लगा, इस समय आकर के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ उस समय का मानव आप देखोगे मुख्य रूप से करना स्टार्ट कर दिया। वहीं अगर पूरा पाषाण काल की बात कर लें, उस समय तो शिकारी मानव पर आधारित था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। मध्य पाषाण काल में आप देखोगे कुछ चीज़ें थी, लेकिन आपको नवपाषाण काल में ये मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है नवपाषाण काल से, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है, सही राइट पूछ रहे हैं, 3 स्टेटमेंट है। एक और क्वेश्चन में देखने के लिए मिलता है, जितने ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं इतना इजी क्वेश्चन होता है, क्योंकि वहाँ पर हम एलिमेट मेथड लगा सकते हैं और एक्सट्रीम वर्ड को ढूंढ सकते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन थोड़ा इजी वे में आसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इजी हो जाते हैं थोड़े अपेक्षाकृत वन लाइन वाले के, क्योंकि वन लाइन में आपको डायरेक्ट बताना है, यहाँ पर थोड़ी सी संभावनाएं हो जाती हैं। तो यही पूछा है, आइए सही पूछा है नवपाषाण काल को लेकर के। पहला, इस काल के लोग पोलिसदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। दूसरा, कश्मीर के बुर्ज होर में इस काल के लोग गर्तावास मतलब गड्ढा घर में रहते थे। तीसरा, इस काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग शुरू हुआ था। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर क्या होगा उसको बताइएगा। आई होप आपने आंसर पता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप देखोगे, सही आपसे पूछा गया है तो इसमें डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली वाली बात यहाँ पर स्पेशली आप देखोगे सही है, क्योंकि इस काल में आप देखोगे लोग भी थोड़े से उनके पास टाइम आने लगा था, बोलना यहाँ पर शुरू कर दिया था, नदियों के किनारे बसने शुरू कर दिए थे, तो पोलिसदार औजारों का फेंक सकते थे, वर्चे बनाते थे, इस तरीके से भाले बनाते थे तो फेंक सकते थे। हड्डी के औजार हुआ करते थे, पत्थर के औजार हुआ करते थे,
कश्मीर के बुर्ज होम में आप देखोगे हड़प्पा सभ्यता के भी यहाँ पर स्थल हैं जहाँ पर कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, परंतु बुर्ज होम में इस काल में गर्तावास आपको मिलते हैं, खड्ड मिलते हैं। तीसरा भी स्टेटमेंट ठीक है कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाने का चाक का शुरुआत भी यहीं पर आपको देखने के लिए मिलती है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है आपके राइट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर, ऐसे क्वेश्चन हमने 2 अब तक कर लिए हैं बिल्कुल इसी पर। यहाँ पर स्टेटमेंट आपका यूज होगा और एलिमेंट मेथड को यूज करके आंसर इसका निकाला जा सकता है। यहाँ पर आपको दे के रखा है प्लेस और यहाँ पर उसके कुछ ऐसे अवशेष दे के रखे हैं। जैसे ए में दे रखा है मेहरगढ़, बी में दे रखा है प्लक हिल, सी में दे रखा है चिराद और डी में दे रखा है बुर्ज होम। अभी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल अभी बताया था। देखो हमें पता है कि सर बुर्ज होम से हमें ये खास तौर पर पड़ता है कि यहाँ से गर्तावास मिलता है। खड्ड मतलब जिसको गर्तावास कहते हैं, जहाँ पर एक निवास स्थान देखने के लिए मिलेगा। तो मतलब चौथे का होना चाहिए था दूसरा। अब चौथे का दूसरा जहाँ होगा आइए उस पर चलते हैं। पहले देखते हैं एलिमेंट मेथड लगाते हैं। डी का 2 मतलब डी का 2 कहाँ पर है उसको देखिएगा। तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा, या तो आंसर बी होगा या फिर आंसर डी होगा। इट्स क्लियर है नो। लेकिन सर अब एक और बात हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेहरगढ़ आपसे पूछा है, याद कीजिए स्टार्टिंग का क्वेश्चन जो था आपसे मेहरगढ़ का था। और मेहरगढ़ से क्या मिला है आपको, ये जरा आप मुझे बताइएगा क्या मिला है मेहरगढ़ से, जरा मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट्स। मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है और अभी क्वेश्चन करवाया है, बताइएगा मेहरगढ़ से क्या मिलता है। अगर आपने ये बता दिया तो मान लीजिए आप सीख चुके हैं एलिमेंट मेथड कैसे लगता है, याद आपको हो जाना चाहिए। तो मेहरगढ़ मैंने स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन आपको पता है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान बलूचिस्तान कोई अलग देश नहीं है, ध्यान रखना। ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच का एक रीजन है जहाँ पर बलूचिस्तान एक क्षेत्र है। तो वहाँ पर आपको मिलते हैं कृषि के साक्ष्य। जी हाँ, आपने सही सुना, कृषि के साक्ष्य। तो आंसर अब आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया आपका बी। अगर हम देखें जो आपका प्लिकी हिल है, ये आपको मिलता है राख के ढेर यहाँ पर मिलेंगे, और चिरांद जो है यहाँ से हड्डी के आपको हथियार मिलेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। और कुछ था ही नहीं इसमें, केवल आपको थोड़ा सा माइंड लगाना था और आंसर निकाल लेना था। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना रिपीट क्वेश्चन होते हैं, देखा कैसे क्वेश्चन पकड़ के घुमा लिया, वहाँ से डायरेक्ट पूछा, यहाँ पर कैसे पूछ लिया स्टेटमेंट में कनेक्ट करके, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन करके। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 28, ये कह रहे हैं नपाषाण काल के संबंध में क्वेश्चन लिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरा देखिए, पहला स्टेटमेंट है इस काल में मेहरगढ़ में बसने वाले लोग कच्ची ईंटों के बने घरों में रहा करते थे। दूसरा, इस काल के लोग निवासी पालतू जानवरों की फिक्रिंस आग में पकी मिट्टी की मूर्तियां बनाने लगे थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पोस्ट करें और करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। ठीक है, तो आई होप आपने बताया होगा। इसके दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, पहला और दूसरा, मतलब किसी इसमें राइट आंसर होगा। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बाद में चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल हो रही थी, मानव अब थोड़ा सा बसने लगा था, पशुपालन करने लगा था, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होने लगी थी। तो उस समय मेहरगढ़ में आप देखो कि बसने के लिए लोग क्या करते थे, कच्ची ईंटें बनाया करते थे और उनसे अपने आवास, ठीक है, बनाना स्टार्ट उन्होंने कर दिया था। इसमें आप पालतू जानवरों को, हालांकि ये जानवरों को जो पालते थे, इनका मूलभूत उद्देश्य आज के ह्यूमन की तरफ नहीं था कि हम मक्खन बनाएंगे, दही बनाएंगे, दूध बनाएंगे, मिल्क, ये नहीं था। केवल उस समय के लोग क्या करते थे, उसको पालते थे तो ऐसे उपभोग के लिए, मांस के लिए उसको पाला जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, यहाँ पर मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है सर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सब करवा चुका हूँ आपको। इसमें 3 स्टेटमेंट मैंने करवा दिए हैं, डी नहीं करवाया। ठीक है, आइए, निम्नलिखित किस स्थल से प्राग ऐतिहासिक गुफा सेल चित्र मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए बागोर, बी मेहरगढ़, सी भीमबेटका और डी मोस्टली। अब इसमें मैं क्या बताऊंगा आंसर तो मैं इसका पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, तो कमेंट्स में आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट्स कर देना है, केवल आंसर आपको कमेंट्स करना है और कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट्स करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ताम्र पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताम्र पाषाण काल, 3 स्टेटमेंट है। पहला, एलिमेंट मेथड लगेगा इसमें। इस काल में लोग ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे।
दूसरा, मालवा का मृत भांड ताम्र पाषाण काल मृत भांड में सबसे सबसे उत्कृष्ट माना गया। तीसरा, आहड़ मध्य प्रदेश में स्थित ताम्र पाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक और दो, बी केवल दो, सी दो और तीन, डी एक, दो और तीन। वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए देखिए एलिमेंट मेथड लगाते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, परंतु तीसरा स्टेटमेंट की बात कर ले, ये कह रहे हैं आहड़ ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ये गलत है। और तीसरा जहां वो गलत हो जाएगा, मतलब कि आंसर सी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। अगर हमने जो बात की है, जो आहड़ के बारे में बात किया, किसके बारे में? आहड़ के बारे में बात किया, तो आहड़ जो है ये आपको आहड़ और लिंगवंद ये दक्षिण पूर्व राजस्थान में है। ध्यान रखना, ये आपको कहाँ पर मिलेगा। इसकी बात अगर हम कर लें, दो यहाँ पर शब्द हैं, एक है आहड़ और एक और इसका भाई है जिसको हम बोलते हैं सर लिंगुद। क्या बोलते हैं? गिलुंद बोलते हैं, गिलुंद बोलते हैं। ये दोनों भाई भाई हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं? तो आरजे बोले तो राजस्थान में आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप देखोगे तांबा मंगवाया जाता था, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा अगले क्वेश्चन के, और बाकी के दोनों बातें ठीक हैं। ठीक है, ताम्र पाषाणी लोग ग्रामीण समुदायों में आकर के बसने लगे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताम्र पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला, इस काल में सर्वप्रथम तांबे से औजार बनाने की शुरुआत हुई थी। दूसरा, इस काल के लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक, दो और दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ताम्र पाषाण काल के लोग, आप देखोगे तांबे के औजार क्यों कह रहे हैं सर तांबा, क्यों कह रहे हैं ताम्र पाषाण? क्योंकि यहाँ पर तांबे का प्रयोग हो रहा है। जब तांबे का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ के लोग औजार बना रहे हैं, परंतु वो औजार इतने घातक, इतने खूंखार जितने लोहे के आपको मिलेंगे ऐसे नहीं थे ना। ठीक है, इनके साथ साथ इस काल में लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे। राजस्थान से कई ऐसे साक्ष्य आपको मिलते हैं, मैंने आपको बता दिया। आप देखोगे ताम्र पाषाण इसके औजार बनाते थे, पत्थर के औजार, तांबे के औजारों के साथ साथ इसका प्रयोग भी किया करते थे। इस समय के लोग जो थे, ताम्र पाषाणकालीन जो लोग थे, ये लोग किस किस फसल से अगर परिचित थे, यहाँ पर बाजरे का हिंट्स दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये ना केवल बाजरे को जानते थे गाइस, या आप देखोगे चावल मतलब राइस को भी ये जानते थे। उसके साथ साथ राइस के साथ साथ ये लोग गेहूं को भी जानते थे, वीट का भी उत्पाद करते थे, मसूर, उड़द, मूंग, इन दलहन का भी ये काम करते थे, मटर भी पैदा करते थे। तो आप देखोगे मूंग, मसूर, उड़द, दलहन, ठीक है, और तिलहन, इन सब का ये उत्पाद करते थे। ध्यान रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। ये पूछा जा रहा है आपसे जोरबे संस्कृति। क्यों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया? हमने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस मिल रहे हैं। जोरबे संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन स्टेटमेंट है। पहला, जोरबे संस्कृति नगरीय संस्कृति थी। दूसरा, यह संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी। तीसरा, इनाम गांव में नगरीकरण पाया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये सही है? पहला, ए कह रहे हैं केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक, दो और तीन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर पहले ही बोला गया है। आप जरा देखिए, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल सभ्यता, फिर उसके बाद में आ रहे हैं जोरबे संस्कृति। ये संस्कृतियाँ आपको हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड की संस्कृति हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता उधर विकसित होगी तो इधर आपको जोरबे संस्कृति भी देखने के लिए मिलेगी। और जोरबे संस्कृति महाराष्ट्र के कई रीजन में है। आज कुछ लोग यहाँ पर जाते हैं देखने के लिए। इसके कुछ स्थान हैं महाराष्ट्र के अंदर, इनाम गांव वाले रीजन में जाते हैं तो वहाँ पर पूरा खंडर पड़ा हुआ एक क्षेत्र है। वहाँ पर मिट्टी के कुछ बर्तन अवशेष हैं, वहाँ के चित्र आकृतियाँ उन पर हैं, थोड़ी बहुत आपको मिल जाएंगी। आप कभी भविष्य में इन फ्यूचर जाओगे तो आप देख सकते हैं। और यदि महाराष्ट्र के हैं आप तो एक बार जरूर जाइएगा वहाँ पर देखने के लिए। तो जोरबे संस्कृति आप देखोगे एक नगरीय संस्कृति नहीं सर। एलिमेंट मेथड लगाइएगा और आंसर का, आप क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो देखो पहले स्टेटमेंट से मैं इसका आंसर निकाल लूँगा। आप हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता पढ़ते हैं पूरे इतिहास में। सबसे पहले एंसेंट हिस्ट्री की अगर आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो कुछ ऐसे स्थल थे जो नगरीय सभ्यता के उदाहरण के रूप में माना जाता है, परंतु गांव उसमें भी अधिक थे। लेकिन हमारा यहाँ पर मोहनजोदड़ो की तरफ नहीं, इधर की तरफ रहने का फायदा है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है कि जोरबे संस्कृति नगरीय संस्कृति थी। ये नहीं, ये नगरीय संस्कृति नहीं थी, ये ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, ये ग्रामीण संस्कृति थी गाइस, आप इसको ध्यान में रखेंगे।
तो इसलिए पहला गलत हो जाएगा। जब पहला गलत हो गया तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा। एलिमेंट मेथड इज द की आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इट्स क्लियर या नो? आई होप क्लियर हो गया होगा। यह संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में थी। इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है और यहाँ पर आप देखोगे दक्षिण समथिंग दक्षिण उत्तर दक्षिण की तरफ यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को दफनाया जाता था जो मृत बॉडी होती थी। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन बना है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 35। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था? किससे किलेबंद था और खाई से घिरा हुआ था? ऑप्शन ए है देमाबाद, बी है सोनगांव, सी है इनाम गांव और डी है चंदोली। बताइएगा स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या है। वीडियो को पॉज करें। अभी मैंने इसकी चर्चा की है जस्ट नाउ लास्ट क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो इनाम गांव था महोदय, ये कहाँ पर था? पहली बात तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा? महाराष्ट्र में मिलेगा। और ये किलाबंद और खाई से आप देखोगे घिरा हुआ है। इन सब के अलावा इसमें 100 से अधिक घर थे और कब्रें बनाई गई और बस्ती किलाबंद और खाई से थी। यहाँ पर आपको बहुत बड़ा ये नगर के रूप में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर 100 से तो अधिक घर थे। कितने सर? 100 से तो ज़्यादा घर थे। और यहाँ पर कब्रिस्तान भी बना हुआ था। ठीक है, कब्रिस्तान भी यहाँ पर बना हुआ था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में आपको, कब्रिस्तान भी यहाँ पर बना हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देमाबाद नहीं, इनाम गांव था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ताम्र पाषाणकालीन धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। स्टूडेंट्स अगर आपकी तैयारी लेवल की है तो जैसे इसमें एक शब्द दे के रखा है ताम्र पाषाण काल, परंतु वहां से पूछ किससे रहा है? इंडिकेट कर दिया धर्म से, वहां की कल्चर से। अब आपके दिमाग में पूरा धर्म चलना चाहिए, तब तो आप आंसर को अच्छे से करेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा फिर 50-50 में खेलोगे। आइए खेलेंगे जो भी खेलना है। देखिए सही पूछा है पहला, इस काल के लोग मृत देवी की मतलब मातृ देवी की पूजा करते थे। सॉरी, मृत नहीं, मातृ देवी की पूजा करते थे। दूसरा, इस काल में वृषभ मतलब सांड को धार्मिक पशु माना जाता था। तीसरा, इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। बताइएगा स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। तो आप देखोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें तीनों बातें क्या हैं? सही हैं, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी, मतलब डी इसका करेक्ट आंसर है, 1, 2 और 3। आप देखोगे धार्मिक विश्वासों की अगर आप बात करते हैं तो धार्मिक विश्वासों को ध्यान में रख करके ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ सत्तात्मकता की तरफ लोग जाया करते थे। ठीक है, यहाँ पर स्त्री की मूर्तियां भी मिट्टी के ढेरों में आपको मिलती हैं। इस काल में जो वृषभ होता था, ठीक है, ये जो वृषभ है सांड है, इसकी वास्तव में यहाँ पर पूजा होती थी। इसको राजस्थान में इसकी कई ऐसी रूढ़ शैलियाँ मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ भी आपको देखने के लिए मिलती है। एक धार्मिक प्रतीक के रूप में चुना जाता था। इनाम गांव जहाँ पर मैंने अभी आपसे चर्चा की थी, ठीक है, महाराष्ट्र में, यहाँ पर पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिभाओं में मिलती है कि यहाँ पर मातृ देवी की प्रतिमा थी। तो पश्चिमी एशिया में सबसे ज़्यादा यहीं पर ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक है, मतलब आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप बता दोगे। देखो कैसे करना है। ऑप्शंस गए तेल लेने, आइए इस पर आते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे तेल दिलवाता हूँ यार, देखो थोड़ा सा चलता है, कैसे चलता है। आइए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो यहाँ पर प्लेस देके रखे और ये कल्चर है। जैसे देमाबाद पूछ लिया ए में, ऐरण पूछ लिया, कालीबंगा पूछ लिया, लेगुंद पूछ लिया। आप मुझे बताइएगा, अभी आप जोरवे संस्कृति पढ़ के आ रहे हैं, ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति पढ़ के आ रहे हैं, आपने मालवा नहीं पढ़ा है, परंतु हड़प्पा आप पढ़ेंगे, इतना मोटा वो आप जानते ही हैं। ठीक है, आइए एक एक करके बात कर लेते। देखिए कालीबंगा सर कहाँ पर आपको मिलता है, जरा बताइएगा। कालीबंगा, कालीबंगा किससे रिलेटेड है? कालीबंगा आपका हड़प्पा से। तो एक का क्या होना चाहिए? तीसरा। आइए देखते हैं एक का तीसरा कहाँ है। पहली बात तो सी का 3, सी का 3 कहाँ पर है बताइएगा, क्योंकि जो कालीबंगा है ये हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सी का 3 बताइएगा बस मुझे, और कुछ नहीं बताइएगा। तो सी का 3 कहाँ पर है? क्या सी में इसमें है? नहीं, 3 है यहाँ पर। तो देखो सी का 1 कहाँ पर है? नहीं है ना, यहाँ पर 3 है। सी में 4 यहाँ पे दे रखा है, सी में 2 देखो यहाँ पर है, सी का 3 ये रहा। तो सी का 1 जो है आप देखोगे, जो कालीबंगा है वो हड़प्पा का स्थल है, और कालीबंगा हिसार में पड़ता है, हरियाणा। ठीक है, तो ये जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पर आपको मिलेंगे। बट यही मुख्य नहीं है, आंसर तो निकाल लिया, अब इससे टाइम भी बचा, गोला भर के आगे बढ़िए। परंतु जरा इस चीज को भी देखिएगा,
आपने पढ़ा कि कालीबंगा तो आपका हड़प्पा स्थल है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो देमाबाद है ये क्या है? ये जोरवे संस्कृति अभी पढ़ के आ रहे हो, ठीक है? तो ये इसका तीसरा हो जाएगा। इट्स क्लियर यू नो। उसके बाद ऐरण, ऐरण आप पढ़ रहे हैं तो मालवा का क्षेत्र है, मतलब इसका दूसरा हो जाएगा। और आपका लिगुंद अभी पढ़ के आ रहे हो यार, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ याद कीजिए। आहड़ और लिगुंद मैंने आपको बताया था। गिलुंद गिलुंद और आहड़ अभी आपको बताया था, राजस्थान में पड़ता है ये। और यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं आपको, जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं, गेहूं की, वीट की, आप देखोगे ज्वार की, बाजरे की, रागी की, तिलहन, दलहन यहाँ पर होती थी, मटर, अरहर, उड़द, मूंग और राइस की खेती, ठीक है। तो ये क्षेत्र है सर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ था इसमें? नहीं था ना। मैं हूँ किस लिए हूँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स सारी चीज़ें आपको क्लास में ही कंप्लीट करा दूंगा, समझ गए। आपने अगर 2 से 3 बार इस क्लासेस को 2 बार, एक बार रिवीजन और कर लें और 2 बार इस क्लास को देख लें, एग्जाम देने चले जाइएगा, आप एंसेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो। और बनते हैं क्वेश्चन। 44वां क्वेश्चन है, महापाषाणकालिक लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला, दक्षिणी तमिल प्रदेश में कलश समाधान प्रचलित था। दूसरा है, अशोक की उपाधि देवों का प्यारा को तमिल राजा ने अपनाया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे दोनों, पहला और दूसरा, मतलब कि सी इसका राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों इसके राइट आंसर है। क्योंकि जो महापाषाणकालिक लोग थे, अगर आप देखोगे तमिल के प्रदेशों में आपको कलश समाधान देखने के लिए मिलता है। और अशोक को आप देखोगे, एक जो देवो प्यारा है, तमिल के एक राजा ने इसकी बात को आप देखोगे, उपाधि को अपनाया था। ये बात एकदम क्या हो जाती है? आपकी राइट हो जाती है, ठीक है। अस्थि पंजर इनको कहते हैं डाकघर घटकों में, पियदस्सी कहते हैं ना इसको। तो ये साउथ में अपनाई गई एक थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। अब मुझे लगता है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो इजीली तरीके से जो इस क्लास को देख रहे हैं, आप तो करते चले जाएंगे। ये लो सर, ये इसका राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर। धुआंधार गोली बरसा दो ऐसे, ढूंढो ढूंढो क्वेश्चन पे। देखो, विद्वान दे के रखे हैं, पुस्तक दे के रखी हैं। मैंने कहा 5 विद्वान याद कर लीजिए और 5 पुस्तकें, बाकी का छोड़ दीजिए। अगर वो मिलेगा, एलिमेंट मेथड लगाइए, आंसर निकाल लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सर इतनी सारी किताबें, इतने सारे राइटर कैसे याद करें, भाई 4-5 तो याद कर सकते हैं। इतना सब हम याद करते हैं तो 5 हम तो राइटर का नाम याद ही कर सकते हैं। हमें खाला का, फूफा का, दादा का, नानी का, फूफा का, सबके नाम याद होते तो 5 राइटर का भी नाम याद कर सकते हैं। एग्जैक्ट क्या है, क्या कहते हैं, सही कहते हैं। चलिए आइए, यहाँ पर पूछ रहा है सुमेलित है, ठीक है। पहला है आर्यभट्ट पंच सिद्धांतिका, दूसरा है बरही मिहरेकर व्रत संहिता, तीसरा है कालिदास, आप देखोगे अभिनव शुकुंतलम। किसी का तो नहीं पता, लेकिन एक का हमें जरूर पता है। कहेंगे स्टूडेंट्स क्या नहीं? पूछ रहा है उपयुक्त युगों में से कौन सा ऐसे सुमेलित है। आप कहोगे सर एक का पता है और बाकी का नहीं पता, क्योंकि आपने बताया पिछली क्लासेस में, पिछले क्वेश्चन में, सॉरी इससे पिछले कुछ क्वेश्चनों में आपने बताया था, जब आपने 2-3 क्वेश्चन करवाए थे और मैंने बताया था, एग्जाम्पल के तौर पर भी समझाया था। तो जो कालिदास है उसने अभिनव शुकुंतलम लिखी थी, तो आप तो कहोगे सर तीसरा तो सुमेलित है, इसमें कोई दोराग्रह नहीं है। तीसरा आपका 100% क्या है? सुमेलित है सर। परंतु हमें ये नहीं पता जो और है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। और का नहीं पता सर हमें, ठीक है, और का नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपका तीसरा तो ठीक है ना, तो ध्यान रखिए जहाँ 3 होगा वो तो सही होगा, ठीक है। आइए, जहाँ 3 होगा वो ठीक होगा, मतलब कि आंसर ए तो होगा ही नहीं। इट्स क्लियर है नो। परंतु ये भी ध्यान रखना, जो आर्यभट्ट था, इस आर्यभट्ट ने कभी भी पंच सिद्धांतिका नहीं लिखी है। इसने आर्यभट्टिका समथिंग लिखी है। क्या लिखी है? आर्यभट्टीय लिखी है इसने। क्या लिखी है इसके द्वारा? आर्यभट्टीय इसके द्वारा लिखी गई है। आर्यभट्टीय इसके द्वारा लिखी गई है, ना कि पंच सिद्धांतिका। इट्स क्लियर है नो। ये भी आपको पता है, जहां एक होगा वो आंसर भी नहीं होगा, तो आंसर ये भी नहीं है। अब 50-50 हो गया, रिस्क ले सकते हैं। और मैं एक और बात बताऊं, मान लीजिए आपको नहीं पता है कि बहर मिहिर ने व्रत संहिता लिखी है, परंतु ये राइट है, ये राइट है, ये इसका आंसर ये है। अब मान लीजिए आपको नहीं पता है, तो देखो एक मेथड गैस का होता है, ये खासतौर पर रीजनिंग के क्वेश्चनों में लगाया जाता है, ठीक है। और वो भी ये जो मेथड काम करता है, ये खासतौर पर कॉम्प्रहेंसिव वाले क्वेश्चन में काम करता है, उसमें बहुत जल्दी लगता है। जब आपसे यहाँ पर दे दे, जैसे पहला है दूसरा है, ठीक है, तो देखो जब आप गैस करते हैं और आपको आप निकाल दिए कि सर इसका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा,
तो ध्यान रखना 50-50 तोल देना, दोनों को 50-50 तोल देना। मान लीजिए आपने 50 इसको दिया और 50 इसको दिया। अब आप देखें, अगर आप दोनों को कंपाइल कर देंगे तो 1 बन जाएगा, ठीक है। परंतु अगर आप 1 पे जाते हैं, मान लीजिए 3 पे, तो आप 50 में जा रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ जब आप इस पे नॉट श्योर हों, नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, बट द नेक्स्ट सेटअप 2 एग्जाम्पल एंड 50 + 50 to 1। तो अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप देखोगे आपका राइट आंसर होगा, और आप हकीकत में राइट आंसर होगा। मैं इसको करके दिखाऊंगा। तो ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा जो बहिर मिहिर थे, इन्होंने ब्रज संहिता लिखी थी, और आर्यभट्ट ने तो आर्यभट्टिया लिखी थी, और कालिदास की अभिनव, मतलब इनकी तो कई हैं, ठीक है, इन पे तो कोई बात ही नहीं करता। ये तो भाई इनके नाम तो बहुत ही अनमोल हैं। देखिए फिर से ऐसी क्वेश्चन पूछ लिया, आइए फिर से ऐसी क्वेश्चन पूछ लिया, वाह क्या बात है। तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत हलवा हो गया। लेखक हैं और रचनाएं हैं, हरिसेन हैं, भास्कर हैं, लालीवती, लीलावती, पढ़नी है, न्याय। देखो पूछ रहा उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है। एलिमेंट मेथड से आंसर निकालेंगे इसका स्टूडेंट्स। एलिमेंट मेथड से कैसे पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1 2 3। इसमें आप देखोगे जो तीसरा स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं पढ़नी, पढ़नी के द्वारा आप देखोगे न्याय। तो सर आप गौतम के द्वारा, गौतमी जो है उनके द्वारा है। किसके द्वारा है, गौतमी के द्वारा है सर। ये जो न्याय है ना, ये तो गौतमी के द्वारा है कि नहीं। षड दर्शन पढ़ा होगा, पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो गौतमी जो है न्याय, ठीक है, लेकिन ये पढ़ नहीं दे के रखे। तो तीसरा स्टेटमेंट जहाँ है वो गलत है, ठीक है। तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। लगाइए एलिमेंट पर, आंखें मीच के लगाइए। तो आंसर बी नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 दे के रखा है। तो अब क्या बचा, 1 और 2, मतलब कि पहला भी ठीक है। हरिशरण की आप देखोगे व्रत कथा कोश भी है, और भास्कर की लीलावती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, और कुछ भी चाहिए तो बताइएगा, ठीक है। आइए, पढ़ने की मैं पीछे आपसे चर्चा कर चुका हूँ, उसकी जो बुक्स किताब रही है उसके बारे में। फिर से यहाँ पर देखो, फिर से क्वेश्चन पूछ लिए, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए, बताइएगा बिल्कुल। देखिए इस क्वेश्चन को वही स्टूडेंट्स करेगा जिस स्टूडेंट्स ने मेरा एक क्वेश्चन इसी क्लास का बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा। मैंने अशोक के शिलालेख की बात की थी, सबसे पहले किसने पढ़ा था, और मैंने डेट भी लिखी थी, ठीक है, याद आ गया। प्रिंसेप, याद कीजिए, प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों का पढ़ा जाना किया गया था कि नहीं। अब उसी पर क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए मैं आपको बनाता हूँ क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए यहीं पे ऑप्शन बनाएंगे। देखो प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेख का पढ़ना 1837 में मैंने आपको बताया था। तो इसका हो जाएगा 4, 1 का 4 कहाँ पर होगा, 1 का 4। आइए पहले देख लेते हैं, एलिमेंट मेथड यूज करते हैं। ए का 4 कहाँ पर होगा, देखिए ए का 4 बी में हो और सी में, मतलब कि ए आंसर नहीं होगा और डी आंसर नहीं होगा। बिना पढ़े आपका सिर का दर्द खत्म, ठीक है, दैट्स इट। अब उसके बाद देखें हम दूसरा, ठीक है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। ये जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ये 1784 में की गई थी। आप देखोगे इसका आ जाएगा तीसरा। गुप्त शासन का आरंभ जो हुआ था वो 320 में हुआ था। आप वैसे भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम ही पता हो तो इसका तो आपको पता ही है, ठीक है। तो गुप्त शासन कब आएगा, 320 में जब आया था, तो इसका होगा दूसरा। और अरबों की सिंध पर जो विजय थी वो 712 में हुई थी। तो आप कहोगे ये बहुत इजी सा था, इसमें कोई ऐसा नहीं था। इसका चौथा, तो ए का चौथा, बी का तीसरा, और डी का, सी का दूसरा और डी का पहला। आइए आप देख लीजिएगा, 4 3 2 1 कहाँ पर है, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये ऑप्शन नंबर बी इसमें आ जाएगा, 4 3 2 1, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये रिपीट क्वेश्चन कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पर मैं पूर्ण रूप से आपका 360 डिग्री घुमा दिया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा वैदेशिक आख्यान भारतीय इटली व्यापार का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए इंडिका, बी नेचुरल हिस्टोरिका, सी पेरिप्लस ऑफ इथरियंस सी, और डी जियोग्राफी। आपको इसका राइट आंसर बताना है कमेंट्स बॉक्स में स्टूडेंट्स। कहाँ बताना है, आपको इसका आंसर कमेंट्स करना है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट्स करेंगे
और जो नेक्स्ट क्लास होगी मैं इसका पूरा रूप से क्या करूँगा, एक्सप्लेनेशन कर दूँगा। आज की क्लासेस में स्टूडेंट्स इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा है उसके लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगली क्लासेस में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।